नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के बागघरा के पास बारात की गाड़ी 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष लोहाघाट अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस, एसडीआरएफ और फायर टीम भी दुर्घटना स्थल पर पहुंची है, जिन्होंने ग्रामीणों की मदद से घायलों को खाई से निकालकर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया है। घटना को लेकर थाना अध्यक्ष लोहाघाट अशोक कुमार सिंह ने बताया है कि बारात पिथौरागढ़ जिले के शेराघाट के किलोटा गांव से चंपावत के बलाडी गांव आई हुई थी। वापसी में लोहाघाट घाट राष्ट्रीय राजमार्ग में बागघरा के पास बारात की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना का कारण वाहन चालक का नशे में होना बताया जा रहा है। तो चंपावत के लोहाघाट में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर खाई में गिरी है बारातियों की गाड़ी। 5 लोगों की इस दौरान मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। शादी से लौटने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है और ऐसे में बारात की जो गाड़ी चालक था वो नशे की हालत में बताया जा रहा है। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज भी जारी है। ये 2:30 से 3 बजे मतलब रात के घाट ब्रिज के पास में गाड़ी गिरी है बता रहे हैं। ये हमारे पास मरीज़ पहुँचे हैं 5 टोटल, 5:30 से 6 के बीच में, जिसमें से 4 लोग एकदम स्टेबल हैं। एक की थोड़ी हालत गंभीर थी तो उसको आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। जी, अभी उपचार चल रहा है, अभी ये यहीं पे भर्ती रहेंगे कुछ समय के लिए। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है और मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा हुआ था, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई देखने को मिली? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो ये बारात है पिथौरागढ़ जिले के सिराघाट का जो किलौटा गांव है, वहां से चंपावत का जो है बालातड़ी गांव जो है कल 4 नवंबर को आई थी। जो 4 नवंबर की देर रात जब ये बारात वापस दुल्हन को विदा कर जा रही थी, तो तभी घाट लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में बागधारा घाट के पास जो है वाहन जो एक बारात में शामिल एक वाहन 200 मीटर लगभग गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें एक माँ बेटा भी जो है शामिल है। 5 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जो सूचना पर लोहाघाट पुलिस, लोहाघाट से फायर टीम जो है मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से जो है देर रात ही जो है मतलब 4 बजे के लगभग सभी घायलों का रेस्क्यू कर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जिनमें 4 की हालत ठीक है और एक गंभीर रूप से जो घायल था उसे चंपावत जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। हादसा काफी भयावह था और जो बारातियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वाहन चालक जो है नशे में था, जिस वजह से जो है ये वाहन दुर्घटना हुई है। पुलिस जो है इसकी भी जांच कर रही है और सभी शवों को निकाल लिया गया है और आज उनका लोहाघाट में पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी, जो भी घायल थे उनकी कैसी हालत बताई जा रही है लक्ष्मण? जी, जो 4 घायल हैं वो खतरे से बाहर है। जो एक गंभीर था उन्हें चंपावत जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है, जिनकी स्थिति जो स्थिर है। जी, कहाँ के रहने वाले थे ये सभी लोग? जी, सभी लोग इसमें अलग अलग जगहों के थे। जो बाराती सिराघाट के किलौटा से आए, जो तो मौतें हुई, जो माँ बेटे थे वो दिल्ली से जो है बारात में पूरे परिवार के साथ जो है आए थे। उसमें जो है उनका जो माँ जो तो मरे, तो एक छोटा मासूम जो है घायल हो गया है और कोई एक व्यक्ति पंचनगर का है और 2 व्यक्ति जो है बिलासपुर के इसमें जो है बताए जा रहे हैं। जी, जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ में जंगली जानवरों का आतंक लगातार जारी है। पौड़ी के एक गांव में गुलदार ने युवक को निवाला बनाया। गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक और डीएम का भी घेराव किया। गजल्ड गांव के लोगों ने कई घंटों तक सड़क को जाम भी इस दौरान किया है। गुलदार के आतंक को देखते हुए पौड़ी में 48 स्कूल आज बंद रहेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विभाग ने आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश भी जारी किए। प्रभावित इलाकों में कैमरा ट्रैप और ड्रोन से भी निगरानी के आदेश दिए गए हैं। स्पेशल टीम को वन विभाग ने मौके पर किया तैनात, जबकि बुधवार को चमोली के ज्योतिर्मठ में गुलदार ने किया था हमला। ज्योतिर्मठ में एक कुत्ते की वजह से 4 महिलाओं की जान बची थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जंगली जानवरों का आतंक लगातार बरकरार है। पहाड़ी जनपदों में और
ये देखा भी जा रहा है। हाल फिलहाल में गुलदार ने एक युवक पर हमला किया। तो अलग अलग क्षेत्रों से घटनाएं आ रही हैं जहां पर जंगली जानवरों का आतंक लगातार जारी है। और लोगों में अब गुस्सा भी नजर आ रहा है। लगातार जंगली जानवरों का आतंक भी बढ़ा हुआ है। कहीं पर बाघ का खतरा है तो कहीं पर भालू का खतरा है। जहां जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह की घटनाएं, क्योंकि अब ये आम भी होती जा रही हैं, और ऐसे में वन विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं, राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए विशाल, जिस तरह से बाघ और गुलदार के हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, आदमखोर जो गुलदार है उसकी लगा घटनाएं सामने आ रही हैं पर्वतीय इलाकों में। तो इस पौड़ी में भी इस तरह की घटना सामने आई, जिसके बाद जो है जी। कैमरे से ट्रैप करने और इसके साथ साथ ड्रोन से निगरानी करने के जो है निर्देश वन विभाग की ओर से दिए गए हैं। इसके लिए स्पेशल टीम को जो है तैनात किया गया है कि वह इस पूरे प्रकरण पर जाँच रखेगी, ट्रैपिंग का माध्यम से, उसके साथ साथ ड्रोन के माध्यम से गुलदारों की पहचान करेगी जो आदमखोर हो चुके हैं, जो लगातार जो है इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, उसको ट्रैप करना, उसके साथ साथ पूरी तरह से उसकी पहचान करना। उसके बाद ये कहा गया है कि वहाँ पर पिंजरे लगाए जाएं और अगर पिंजरे के लगाने के बावजूद उसमें ये जो गुलदार है नहीं आ रहे हैं तो उसके बाद जो है उन पर शूट किया जाए। तो निश्चित तौर पर जो है अब लगातार बढ़ रही घटना है, उसके बाद ये कड़ा कदम जो है उठाने का फैसला जो है वन विभाग की ओर से लिया गया है और इसको लेकर के आदेश जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर वहाँ के जो अधिकारी हैं वो अब लगातार जो है स्पेशल टीम के साथ वहाँ पर ट्रैक के माध्यम से और इसके साथ साथ ड्रोन के माध्यम से ऐसे गुलदारों को चिन्हित कर रहे हैं जो लगातार जो है मानव के ऊपर जो है हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक जो ये टीम है, स्पेशल टीम जो लगाई गई है, ये कब तक इस गुलदार को पकड़ पाती है। और लेकिन योगेश, यहाँ पर एक चीज ये भी देखी जा रही है कि लोगों में गुस्सा भरा पड़ा है, और ऐसे में जब वनकर्मी गांव में पहुंचे तो उनको भी कैद कर लिया गया। और क्योंकि व्यापक तौर पर ये गुस्सा भी है, जायज भी है, हालांकि सरकारें किस तरह से उनके पास पहुंच रही हैं, किस तरह सांत्वना भी दे रही है और बता रही है कि आपको सुरक्षित रखा जाएगा और इस क्षेत्र में काम भी किया जा रहा है। देखिए गुस्सा वाजिब है, क्योंकि लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर के लोग पहले से ही मांग कर रहे थे कि सेट का जो है ऑर्डर दिया जाए, ताकि जो है अगर इस तरह घटनाएं आती हैं तो उस पर जो है वन जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो जो है कड़ा एक्शन ले सकें। लेकिन अब जिस तरह से घटनाएं बढ़ी और उसके बाद जो है ये फैसला लिया गया है, तो निश्चित तौर पर अब थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है कि किस तरह से वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अब इस पर किस तरह से काम करते हैं। लेकिन लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि वह इस पर जो है सुरक्षित रहें और जो है बाहर अकेले घूमने ना जाएं, बाहर वो जंगलों में अकेले ना जाएं। तो उसके लिए भी लगातार अपील की जा रही है। कूड़ा कचरा वहाँ पर आसपास इकट्ठा ना करें, क्योंकि उसकी वजह से भी जो है वहाँ पर जो है इस तरह से जो भालू है, बाघ है, जो गुलदार है, ये इस तरह से वहाँ पर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं चुनौती बन रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों से लगातार अपील की जा रही है। अब देखना होगा कि जो स्पेशल टीम तैनात की गई है वो किस तरह से इस पर पूरे प्रकरण पर कार्रवाई करती है और कब तक लोगों को जो है इस डर से के माहौल से जो है निजात मिलती है। लेकिन योगेश, ऐसे में क्योंकि विपक्ष भी कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है, विपक्ष के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि गुलदार तो आप पकड़ते हैं लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको छोड़ देते हैं, वो वहाँ पर जाकर के भी हमला करते हैं। तो ऐसे में क्योंकि वो डाटा भी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डाटा भी पेश करें कि कितने गुलदार अभी तक पकड़े हैं, कहाँ उनका रखरखाव हो रहा है और किस तरह से आप लोग कार्रवाई करते हैं। तो क्या लग रहा है अब इस और भी क्या ध्यान दिया जा रहा है कि कहाँ पर इनको रखा जाए अगर गुलदार को पकड़ते हैं, और किस तरह से इनको पकड़ने की योजना बनाई जाए? देखिए जिस तरह से कैमरे से ट्रैपिंग करने और इसके साथ साथ जो है ड्रोन से निगरानी करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है, और जिससे वन प्रमुख ने साफ तौर पर उनको निर्देशित करते हुए कहा है कि पहले चिन्हित करना है कि आखिरकार आदमखोर गुलदार कौन सा है, आखिरकार लगातार हमले कौन सा गुलदार कर रहा है, क्योंकि सभी इस तरह के हमले नहीं कर रहे होंगे, ये वन विभाग का मानना है। और ऐसे में जो आदमखोर है वो उसको पहचान करना, ये कहीं ना कहीं वन विभाग के जो कर्मी हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है। और कैमरा ट्रैप के माध्यम से जो है ड्रोन के माध्यम से इसको चिन्हित करना, उसके बाद उस पर कार्रवाई करना, वो शूट करना, तो ये बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। और जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, वह पूरी जो है इसका बायोडाटा मांग रहा है कि आखिरकार कितने पकड़े गए और कहाँ पर वो छोड़े गए, कौन से इलाकों में उनको छोड़ा गया है। तो निश्चित तौर पर वन विभाग को जो है इसका पूरा डाटा कलेक्ट करना होगा, पूरा डाटा जो है वो मुहैया कराना होगा। यही नहीं कि विपक्ष को, इसके अलावा जो है पूरे विभाग को भी देना होगा कि आखिरकार हमने कितने पकड़े, क्योंकि लगातार विभाग के आला अधिकारी भी इस पूरे डाटा को जो है उनसे मांग रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं ना बढ़ें और आने वाले वक्त
वक्त में जिस तरह से लगातार कोशिशें की जा रही है कि इसमें कमी आए और लोगों को राहत मिले, तो उसके लिए प्रयास जो है वन विभाग के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी योगेश, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये भी देखा जा रहा है कि ये जो हमले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे भालुओं के हमले हों या फिर गुलदार के हमले हों। ऐसे में क्योंकि लोगों से अभी अपील भी की जा रही है कि अ, थोड़ा घरों पर रहना सुनिश्चित करें, लेकिन इन लोगों की आजीविका ही पहाड़ी क्षेत्रों से है, खेतों से है। जंगली अगर ये जंगल में नहीं जाएंगे, नहीं घास लाएंगे, नहीं काम करेंगे, तो इनकी आजीविका कैसे चलेगी? क्या उस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, इसके लिए लगातार जो है अपील की जा रही है कि वह सतर्क रहें और अकेले जो है उसमें जंगलों में न जाएं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर वह जा रहे हैं तो साथ में किसी को 2 या 3 व्यक्ति को अपने साथ लें, एक समूह में जो है जंगलों की ओर जाएं। अगर अकेले जाएंगे तो उससे खतरा बढ़ सकता है। तो निश्चित तौर पर लगातार उसी का प्रयास किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि लोगों को इसके लिए सतर्क कैसे करना है, उनकी आजीविका भी इससे प्रभावित ना हो और वह अपने काम काज भी करते रहें और ऐसी घटनाएं उनके साथ ना हो। तो इसके लिए लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है कि अवेयरनेस करने का काम किया जा रहा है। हालांकि जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार अवेयरनेस करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है कि जैसे ही आपने बताया कि जिस तरह की घटना अभी हुई कि उनको बंद करने का काम किया गया, गुस्से जो ग्रामीण थे, लेकिन वो लगातार अवेयरनेस करने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों तक जो है एक संदेश जाए कि हमें कैसे सुरक्षित रहना है, क्या कुछ हमें करना है, क्या कुछ नहीं करना है और कैसे वन विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनका सहयोग करना है। तो निश्चित तौर पर अगर सहयोग करते हुए नजर आएंगे और उस पर ध्यान देंगे तो आजीविका भी चलती रहेगी और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं में जो वन विभाग के कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं स्पेशल टीम में, उनको भी जो है इसमें सहायता मिल पाएगी। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट से गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सितारगंज के छात्र संघ अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार राजविंदर कौर को बड़ी राहत मिली है और 7 फरवरी 2026 तक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सितारगंज के छात्र संघ अध्यक्ष पद के दोबारा चुनाव कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं। अध्यक्ष पद की दावेदारी राजविंदर कौर के गलत तरीके से उसका नामांकन निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की है। इस दौरान कोर्ट ने यह पाया कि नामांकन पत्र में यह स्थिति नहीं है कि आपको ये स्थिति स्पष्ट करनी है कि आप पूर्व में किसी अन्य इलेक्शन में किसी और पद में तैनात रहे हैं, जिसके चलते कोर्ट की ओर से चुनाव अधिकारी के फैसले को गलत पाया गया और आने वाली 7 फरवरी 2026 को अध्यक्ष पद के चुनाव करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। सर देखिए, ये मामला है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सितारगंज का। इसमें हुआ ये था कि जो राजविंदर कौर जी हैं, इनका नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन ऑफिसर ने खारिज कर दिया अध्यक्ष के पद पे, ये कहते हुए कि आप एक वार्ड मेंबर हैं ग्राम पंचायत सिसोना की। उसके बाद जब हमने ऑनरेबल कोर्ट में आर्ग्यू किया कि ये तो कहीं कंडीशन डिस्क्लोज करनी नहीं है कि आप मेंबर हैं नहीं है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने सारी पार्टियों को सुनने के बाद हमारे आर्ग्यूमेंट को सही पाया और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने 7 फरवरी 2026 को रीपोलिंग के आदेश कर दिए हैं अध्यक्ष के पद पे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर के कांडा तहसील समेत कई अन्य गांवों में मजार अवैध घड़िया खनन से आई दरारों के मामले में जनहित याचिकाओं के अलावा 165 खनन इकाइयों संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट की मूल कॉपी कोर्ट में तलब की गई। साथ ही कोर्ट ने जिला खनन अधिकारी से मूल्य रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने को भी कहा है। वहीं इष्टदेव स्टोन क्रेशर के संबंध में जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट भी पेश की गई है। ये सोपस्टोन माइनिंग के मैटर की कोर्ट लंबे समय से सुनवाई कर रही है। उसमें एक तथ्य सामने आया था कि फरवरी 2025 में वहाँ पर माइंस का स्टॉक सत्यापन हुआ था। उसकी रिपोर्ट को लेके कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में वही रिपोर्ट पेश की गई है, परंतु किन्हीं अन्य तथ्यों के साथ वो रिलाई की गई है PSLP में। उसकी मूल कॉपी उस रिपोर्ट की कोर्ट ने तलब की है और जो जिला खान अधिकारी है उनके यहाँ से रिकॉर्ड मंगाया है ओरिजिनल। और साथ ही एक स्टोन क्रशर इष्टदेव स्टोन क्रशर के स्वामी के संबंध में जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जांच करने के लिए कहा गया था, जिनके द्वारा अपनी रिपोर्ट आज सील्ड कवर में सौंप दी गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में भी विरोध तेज हो गया है। विकासनगर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने रेवंत रेड्डी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि तेलंगाना सीएम जो है वो रेवंत रेड्डी
का विवादित बयान हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार है और इससे देश की धार्मिक सौहार्द और सामाजिक एकता को भी ठेस पहुंचती है। अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदू धर्म कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। को विदित कराना चाहता हूं कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी जी, उनके द्वारा हिंदुओं और जो हिंदू हमारे देवी देवता है उनके प्रति उन्होंने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने वक्तव्य दिया है। उनके प्रति उन्होंने बहुत ही जिसे मैं बोल सकता हूँ समाज में जिस प्रकार से अराजकता फैल सकती है उस तथ्य के आधारित उन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग करा है और उसी के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा यहाँ पर उनका पुतला दहन किया गया है। और निसंदेही ये देखने में आता है कि कांग्रेस पार्टी के जितने नेता है उनके खून में ही सनातन विरोधी की जो उनका धर्म जागरण का प्रचार प्रसार होता है वो आधारित हो रहा है। तो निसंदेही उनके इस वक्तव्य से पूरे देश के जितने हमारे सनातन हिंदू भाई हैं, उन जो करोड़ों हिंदू भाई बहन है हमारे, उनके विचार को उन्होंने प्रभावित करने का काम किया है। भारतीय जनता देहरादून ग्रामीण युवा मोर्चा द्वारा यहाँ पे पुतला दहन किया गया। ये जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, इनका पुतला हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा देहरादून ग्रामीण ने फूका है। उसका प्रमुख कारण ये है कि ये जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी है ये हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं। करोड़ों करोड़ों सनातन प्रेमी जो सनातन धर्म से आस्था प्रेम रखते हैं, इनका सरासर वो बिल्कुल इनको निंदनीय टिप्पणी करके इनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं और रेवंत रेड्डी को शर्म आनी चाहिए। इनका जो मानसिक संतुलन वो बिगड़ चुका है। ये मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे होते हुए भी ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं, यह बिल्कुल अशोभनीय है, ये संविधान के खिलाफ है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद हरिद्वार में अवैध धार्मिक संरचनाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के तहत रुड़की के शहीद वाला ग्रांट में सरकारी भूमि पर बनी एक अवैध मजार को कब्जाधारी ने खुद ही जेसीबी से ढा दिया है। यह मजार लंबे समय से अवैध कब्जे में थी, जिसे लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की ओर से पहले भी नोटिस जारी किया गया था। देखिए, हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि भगवानपुर तहसील में शहीद वाला ग्रांट करके गाँव है, वहाँ पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मज़ार का निर्माण किया गया था और करीबन 120 वर्ग मीटर की ये भूमि थी, जिस पर उप जिलाधिकारी के द्वारा जिन्होंने अतिक्रमण किया था उनको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के साथ ही आगे जब हमने पता लगाया तो आज ये जानकारी मिली है कि जो अतिक्रमण करता थे उन्होंने स्वयं ही उस मज़ार का जो स्ट्रक्चर्स थे उसको डिमोलिश करना प्रारंभ कर दिया था और आज शाम तक जो है वो कार्य जारी था। और हमने ये जो कार्रवाई करी है, ऐसी अन्य कार्रवाई में भी हमने देखा है कि लोग खुद से हम जब नोटिस देते हैं तो जब उनको अतिक्रमण पता चलता है तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिया है। और हम सभी से अनुरोध करेंगे कि अगर आपने भी सरकारी भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण कर रखा है तो उसको स्वयं ही हटा लें, क्योंकि हमारी ये जो मुहिम है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में आगे भी कंटिन्यू रहेगी। सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सरकारी भूमि हो या किसी विभाग की भूमि हो, ग्राम समाज की भूमि हो, वहाँ पर अगर अतिक्रमण पाया जा रहा है तो तत्काल विधिक कार्रवाई प्रारंभ करें और नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अमल में लाएं। शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले शंकराचार्य ने हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर गंगा आरती की। शंकराचार्य पिछले 3 सालों से शीतकालीन यात्रा पर जा रहे हैं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस मौके पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि कुंभ का आयोजन विक्रम संवत के अनुसार होता है। गेगरी के कैलेंडर में कभी भी कुंभ के बारे में नहीं लिखा होता, इसलिए उसे विक्रम संवत का कुंभ कहा जाना चाहिए। उन्होंने कुंभ और अर्धकुंभ के विवाद से खुद को दूर बताया और कहा कि दोनों ही शब्दों में कुंभ जुड़ा हुआ है, इसलिए कुंभ मेले का सबको लाभ उठाना चाहिए। 2027 में कुंभ नहीं हो सकता, क्योंकि 2027 जो है ये ग्रेगरी की गणना है, ईसाइयों की गणना है, और ईसाइयों की गणना में कुंभ जैसी चीज होती नहीं।
ग्रेगरी ने कभी भी अपने कैलेंडर में कुंभ होगा ऐसा कुछ निरूपण किया नहीं है, इसलिए कुंभ 2027 में हो नहीं सकता है। इसलिए 2027 और कुंभ इनको साथ साथ रख करके चलना सही नहीं है। इसलिए आप हमारे विक्रम संवत की बात करिए तो विक्रम संवत अभी 2082 चल रहा है, फिर 2083 आएगा, उसके बाद 2084 आएगा और 2084 विक्रम संवत में हरिद्वार में आयोजन होगा। अब जहां तक एक झगड़ा लगा दिया है लोगों ने। रानी पोखरी हाट बाजार में अनियमितताओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध जायसवाल ने पंचायत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि टेंडर की समय सीमा समाप्त होने से पहले टेंडर की नीलामी की प्रक्रिया नहीं की गई है। टेंडर प्रक्रिया के फॉर्म भी पंचायत सेक्रेटरी या पंचायत की ओर से मोहर न होने से टेंडर प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। साथ ही स्थानीय छोटे काश्तकारों का भी हाट में शोषण किया जा रहा है। कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, कूड़े को इकट्ठा कर जलाया जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। तीन दिसंबर थी तो कल प्रधान के द्वारा यहाँ पे अपना हाट की नीलामी के लिए पेपर के अंदर आउट किया गया कि भाई नीलामी होगी इसकी, जबकि इन्हें एक हफ्ता पहले और पहले कर देनी चाहिए अगर हाट की नीलामी ख़त्म हो गई थी। मंगलवार की हाट का पैसा वो कहाँ गया, किसने करा? उस ठेकेदार ने, तो पिछली वाले ने ठेकेदार ने करा नहीं। मंगलवार की हाट की जो यहाँ कमाई थी वो पैसा कहाँ गया? पहले सवाल तो उनका ये है। दूसरा ये है कि आपने टेंडर प्रक्रिया अगर की थी, साहब के अधिकारी सारे मौजूद थे, तो आपने जो टेंडर फॉर्म दिया यहाँ पे, ये खाली एक नॉर्मल सा कोई भी आदमी इसे प्रिंट करा सकता है। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एशियन 24/7। नमस्कार।